तो इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं अनइकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग फ्यूल टैक्सेस, दे फीड इन्फ्लेशन, हर्ट ग्रोथ एंड द पुअर। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि जो फ्यूल टैक्सेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं ना, तो फ्यूल टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो जो फ्यूल के प्राइसेस हैं, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर महंगाई बढ़ जाएगी ऐसा करते करते, और ग्रोथ भी कम हो जाएगी। और जो गरीब लोग हैं, जो पहले से स्ट्रगल कर रहे हैं इन अनइकोनॉमिक कंडीशंस में, तो उनकी हालत और ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं पेट्रोल की। तो पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल 4% ज़्यादा महंगा हो गया है और डीजल 5% ज़्यादा महंगा हो गया पिछले 18 दिनों में। तो यहाँ पर जो ऑयल रिटेलर है, जो यहाँ पर ऑयल बेचते हैं, जैसे पेट्रोल पंप्स हैं, तो यहाँ पर उन्होंने भी 20 नवंबर को अपने जो प्राइसेस थे उनको रिवाइज किया था। तो यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, क्यों यहाँ पर प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं? तो सबसे जो पहला रीज़न है वो है जो यहाँ पर हाई स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस। देखो, ये जो पेट्रोल और डीजल है, ये जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो यहाँ पर स्टेट भी इनके प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल करके चलता है, और सेंटर भी, स्टेट भी अपने हिसाब से जो है टैक्सेस लगा देता है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, और जो वहाँ से रेवेन्यू आता है उसको कंज्यूम करता है स्टेट, और सेंटर भी ऐसे ही काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी। तो यहाँ पर दोनों मिलके जो है यहाँ पर टैक्सेस बढ़ाते जा रही हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम बात करें क्रूड ऑयल के प्राइसेस की, तो यहाँ पर मार्च और दिसंबर के महीने में, दिसंबर के बीच में जो ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस है ना, जो कच्चा तेल था, वो 3% से भी ज़्यादातर दर से गिरे हैं। 3 से भी ज़्यादा प्रतिशत के दर से नीचे गिरे हैं प्राइसेस। लेकिन अगर उसके उल्ट देखें हम, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस ये 17% बढ़ चुके हैं। ओके, 17 और 15%, 17% पेट्रोल और 15% डीजल, ये इतने परसेंट के हिसाब से प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसे ही टैक्स बढ़ाते जाएंगे और इनके प्राइसेस बढ़ाते जाएंगे, तो 3 तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस की गई, 3 तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है इकोनॉमी के सामने आने वाले समय में। तो यहाँ पर धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स खड़ी होना शुरू हो भी गई हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि जो फ्यूल्स हैं वो जीएसटी के अंडर है ही नहीं। तो यहाँ पर स्टेट्स और सेंटर अपनी मनमर्जी के टैक्स लगाते हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, लेकिन उनकी वजह से और भी जो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वहाँ पर भी प्राइस राइज होना शुरू हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर एक ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, तो वहाँ पर उसने डीजल डलवाया अपनी गाड़ी में, तो यहाँ पर उसका काम है कि एक जगह से रॉ मटेरियल लिया या माल लिया, उसको किसी दूसरे शहर में पहुँचाना है, तो वही उसका काम है। तो जो ड्राइवर है वो अपना माल भाड़ा मांगेगा, जितना भी यहाँ पर उसको खर्चा आ रहा है तेल का। ओके, तेल का अगर खर्चा बढ़ गया है तो अपने माल भाड़े में वो तेल का खर्चा भी ऐड कर देगा। देखो भी महंगा हो गया है काम, तो महंगाई इसी स्टेप से बढ़नी शुरू हो जाएगी। जिस भी यहाँ पर दुकानदार का माल उसने दूसरे शहर पहुँचाना है, ठीक है, जिसने मंगवाया है एक जगह से दूसरी जगह माल, जब उस जगह पहुँचेगा तो उसको भी महंगा ही पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टर को पैसे ज़्यादा दे रहा है। तो यहाँ पर जब वो अपने यहाँ माल को उतरवाएगा, जब वो आगे बेचेगा, तो वो भी जितना खर्चा उसने एडिशनल दे दिया ट्रांसपोर्टर को, क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो वो भी खर्चा वो फिर अपने कस्टमर से निकालेगा जब वो अपना माल धीरे धीरे करके अपने कंज्यूमर्स को बेचेगा। तो जाकर जो है कंज्यूमर की ही जेब ढीली होगी। ओके, तो एट द एंड जो है गरीब लोग है ना, वही यहाँ पर ज़रा प्रभावित होंगे। और ज़्यादातर लोग क्या करेंगे फिर? ये दो चीज़ें करेंगे, या तो खरीद लेंगे या फिर उस चीज़ की कंजप्शन करनी बंद कर देंगे। तो यहाँ पर कंजप्शन करनी भी अगर बंद हो गई तब भी इकोनॉमी को लॉस है। ओके, तो यहाँ पर अगर डिमांड यहाँ पर ज़्यादा हो रही है तो सप्लाई चेन यहाँ पर उस हिसाब से मेंटेन नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से इकोनॉमी को फिर से धक्का लग सकता है। तो यहाँ पर दूसरा रीज़न यही बताया गया है कि यहाँ पर जब महंगाई बढ़ती है ना, तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो है ना, वो जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज दर है, उनको यहाँ पर वो कम नहीं कर सकता उस समय में। क्यों? क्योंकि देखो, महंगाई तब बढ़ती है जब डिमांड बढ़नी शुरू हो जाए किसी भी कमोडिटी की। तो ओवरऑल यहाँ पर एग्रीगेट जितने भी यहाँ पर कॉमन गुड्स बनते हैं, कमोडिटीज बनती हैं, तो यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है। लेकिन इकोनॉमिक शटडाउन की वजह से सप्लाई चेन उस हिसाब से बहाल नहीं हो पाई है। तो सप्लाई चेन इसलिए नहीं बहाल हो पाई क्योंकि उनको अभी तक ये अंदाज़ा लग रहा है कि डिमांड नहीं बढ़ेगी, और अगर हमने प्रोडक्शन बना बना कर इकट्ठी शुरू कर दी, वो उसका बाद में सेल नहीं होगा तो बेकार जाएगी। तो यहाँ पर अब इसके उलट हो रहा है, डिमांड अब बढ़ रही है लेकिन उसके उल्ट जो है ना, सप्लाई चेन नहीं है। तो सप्लाई चेन ना होने की वजह से देखो, डिमांड जब भी राइज करेगी तो महंगाई उस समय बढ़ेगी बढ़ेगी। अगर महंगाई बढ़ेगी तो उस समय सेंट्रल बैंक यही चाहेगा कि मैं महंगाई को कंट्रोल करूं।
तो 2% से 6% की महंगाई दर के बीच में आरबीआई इसको कंट्रोल करके चलता है। अभी 6% से एक्सीड चल रही है, महंगाई 6% से ऊपर चली गई है। तो यहाँ पर आरबीआई क्या करेगा, जो इसका रेपो रेट होता है, रेपो रेट मतलब जिस ब्याज दर के ऊपर यहाँ पर जो कमर्शियल बैंकों को ये पैसा उपलब्ध करवाता है, अभी यहाँ पर मेंटेन रखेगा, उसको कम नहीं करेगा रेपो रेट को। क्यों नहीं करेगा, अगर महंगाई ब्याज दर बढ़ा देगा, ठीक है, लोन लेना महंगा हो गया, तो फिर लोग लोन कम लेंगे। अगर लोन कम ले रहे हैं लोग, तो फिर लिक्विडिटी जो मार्केट में वो कम हो जाएगी। अगर लिक्विडिटी कम हो गई, तो यहाँ पर डिमांड जो है ना, वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। तो इसीलिए यहाँ पर रेपो रेट को बढ़ाकर रखा हुआ है आरबीआई ने अभी, तो इसको कम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, अगर अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहिए तो रेपो रेट कम होगा, लोग लोन लेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आगे बढ़ेगा, तभी तो जीडीपी बढ़ेगी, तभी जीडीपी का ग्रोथ बढ़ेगा। लेकिन दूसरी ओर अगर महंगाई की बात आ गई तो इसको भी टैकल करके चलना है, तो यहाँ पर इसलिए आरबीआई नहीं इसको कम कर पा रहा। तो यहाँ पर इससे भी क्या होगा, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो ठप हो जाएगी। जो जितने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होनी थी वो भी कम हो जाएगी, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी थी वो भी कम हो गई। तो यहाँ पर जो पैसे का खर्चा था ना वो कम हो गया, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ गया। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ गया, किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो यहाँ पर जॉब्स नहीं निकलेंगी, नई इनकम्स नहीं बढ़ेंगी। अगर जिनकी जितनी इनकम वहीं पर खड़ी रह जाएगी, वो ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगी, ना ही वेलफेयर के लिए काम हो पाएगा। तो यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है टैक्स बढ़ाने की वजह से। तीसरा यहाँ पर कारण बता रहे हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो शेयर है, ठीक है, वो भी बढ़ते जा रहा है, वो बढ़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पर टैक्सेस लगाए बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर जीएसटी की बात करें, वो एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्सेस है। सब्सिडीज जो है वो बढ़ती जा रही हैं, जितनी ज़्यादा सब्सिडीज होंगी उतना ज़्यादा नुकसान ही है सरकार को यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर ये सब चीज़ें यहाँ पर देखो, टैक्सेस हम बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ पर जो कंजप्शन है ना, उसके ऊपर कहीं ना कहीं हिट जो है पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर कंजप्शन मतलब, मैं जैसे स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल ली थी, अगर चीज़ महंगी मिल रही है तो लोग इग्नोर करेंगे कि हम कंजप्शन करनी ही बंद कर दें। तो यहाँ पर अगर कंजप्शन कम हो गई, तो भी जो है हमारी जो जीडीपी है ना, उसको यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर से दोबारा सप्लाई चेन, जो डिमांड सप्लाई की यहाँ पर जो थ्योरी है, जो चेन है, ये गड़बड़ा जाएगी। और देखो, कंजप्शन की तो यहाँ पर अभी ज़रूरत है। यहाँ पर जो गरीब लोग पैसे पहले से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अभी अगर अच्छे से सिचुएशन को हम नहीं यहाँ पर टैकल कर पाए, तो वो रगड़े जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर उनको सही करना है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है और स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स है। ओके, तो यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी की भी बात कर रहे हैं और एक वैट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी बड़ा है, 63% और 58.6% ऑफ द रिटेल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल रिस्पेक्टिवली इन दिल्ली। तो यहाँ पर पर्टिकुलर हम दिल्ली के एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं बाकी स्टेट्स की। तो यहाँ पर भी जो वैट वेरी करता है ना, वैल्यू एडेड टैक्स, जो यहाँ पर राज्य सरकारें लगाती हैं, वो भी 25% से 35% के बीच में यहाँ पर वेरी करता है। तो यहाँ पर ये एक तरह का इनएफिशिएंट टैक्स रेजीम है, इसको ख़त्म करना चाहिए। देखो, स्टेट्स यहाँ पर अपनी मर्जी से आपके टैक्स लगा रहे हैं, सेंटर अपने हिसाब से लगा रहा है। तो यहाँ पर देखोगे, हर एक राज्य में पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस है ना, वो आपको अलग अलग मिलेंगे। तो उनका अलग अलग होने का कारण यही है, क्योंकि यहाँ पर ये जीएसटी से बाहर है, और जो स्टेट्स हैं अपनी अपनी मर्जी से यहाँ पर वैट लगाते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग प्राइसेस होते हैं हर एक स्टेट में। तो यहाँ पर ऑथर यही बात कर रहे हैं कि इस इनएफिशिएंट टैक्स रेजीम को ख़त्म करो। तो यहाँ पर जो जितने भी पेट्रोल फ्यूल्स हैं, तो यहाँ पर उनको भी जीएसटी के अंडर लेकर आओ और एक यूनिवर्सल प्राइस रखो। अगर आप कोई भी प्राइस रखना चाहते हो पेट्रोल और डीजल का, यूनिवर्सल प्राइस मतलब पूरे भारत में एक ही जैसा प्राइस हो। तो यहाँ पर आप टैक्स और टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते जा रहे हो, इससे बचो, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पड़ता है जो दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनके प्राइसेस के ऊपर भी, वो भी बढ़ जाते हैं जब आपके फ्यूल का प्राइसेस बढ़ता है। तो यहाँ पर जिस स्टेट में फ्यूल के प्राइसेस ज़्यादा हैं, तो उस स्टेट में अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, कोई भी गुड्स की डिलीवरी होती है, तो उनके प्राइसेस भी ज़्यादा ही होंगे, महंगी हो जाएंगी वो। तो अगर दूसरे स्टेट किसी और स्टेट में कम है, तो वहाँ पर फिर खर्चा भी कम ही रहेगा, तो कंजप्शन के चांसेस भी वहाँ पर ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर एक और बात कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर एक नॉन वैट एबल सेस लेकर आते हैं, तो यहाँ पर यह भी एक अच्छा विचार होगा। अगर हम पोल्यूशन को यहाँ पर टैकल करके चलना चाहते हैं कि पोल्यूशन कम करना है, अगर उसके ऊपर हम सेस लगा रहे हैं, नॉन वैटेबल सेस, तो यहाँ पर वो अच्छा आइडिया है कि यहाँ पर जो है पोल्यूशन कम से कम हो। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो कमोडिटी टैक्सेस होते हैं, कमोडिटी टैक्सेस मतलब जो भी कमोडिटी हो, जो भी गुड्स यहाँ पर जो है सर्कुलेशन में है पूरी इकोनॉमी में, तो यहाँ पर उनके जो ऊपर सब्सिडी होती है। ओके, तो यहाँ पर ये बड़ी है 9.3% ऑफ द जीडीपी इन Q2,
एंड 9.2% इन Q2 ऑफ 2019-20। तो यहाँ पर इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर 6.3% बनता है Q1 का ऑफ दिस फिजिकल एंड 8.72 इन Q1 ऑफ 2019-20। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर राइज हो चुके हैं जो कॉमोडिटी टैक्सेस है। ओके, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर कंट्रोल करने की बात ऑथर कर रहे हैं कि इतने टैक्सेस मत बढ़ाओ। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को एक बैलेंस यहाँ पर जो है मेंटेन करके चलना होगा। जितने भी टैक्सेस ये फ्यूल्स के ऊपर लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जो नेट इंक्रीज है टैक्सेस का जो जीडीपी के शेयर के हिसाब से वो भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर अगर ये बढ़ेगा तो रिटेल प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो रिटेल प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो लोग फिर कंजप्शन करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि हमने यहाँ पर कोई चीज़ खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। जिनकी आमतौर पर जिनकी फिक्स्ड इनकम आती है कि मंथली इतनी ही इनकम है, तो उसकी इनकम तो बढ़ी नहीं, या तो फिर उसकी इनकम भी बढ़ा दो, उसके भी कोई ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दो। अगर आपने टैक्सेस बढ़ाने हैं तो इनकम तो उसकी उतनी रही, लेकिन उसके सामने जो चीज़ पहले 10 रुपये की आज 20 रुपये की होगी है, तो फिर वो क्या करेगा? वो फिर सोचेगा ही कि मैं कंजप्शन करूं। अगर कंजप्शन करेगा तो फिर उसको आधी कर देगा। तो यहाँ पर अगर कंजप्शन भी आधी होनी शुरू हो गई तो फिर डिमांड भी आधी हो जाएगी। डिमांड आधी हो गई तो फिर सप्लाई करके क्या करोगे? फिर प्रोडक्शन बढ़ा के क्या कर लोगे? फिर अगर प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ी तो जीडीपी गिर जाएगी। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना होता है। इकोनॉमी चलाना कोई आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हर्ट होंगे वो गरीब लोग होंगे। तो यहाँ पर अगर गरीब लोग हर्ट होते हैं तो गरीबी बढ़ जाएगी। पॉवर्टी पहले से बहुत ज़्यादा है। दुनिया के 50% जो गरीब हैं वो भारत के लोग हैं। ओके, भारत के लोगों को यहाँ पर गिना जाता है। पूरी दुनिया के 50%। तो यहाँ पर पॉवर्टी पहले से ज़्यादा है तो वो और बढ़ जाएगी। जॉब लॉसेस पहले से काफ़ी हो चुकी है तो और हो जाएंगी। तो यहाँ पर आखिर में यही बात कर रहे हैं कि टैक्सेस बढ़ाना बहुत आसान काम है, लेकिन गवर्नमेंट को खुद अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि या उसका कोई गलत इम्पैक्ट आने वाले समय में नहीं पड़ सकता। तो यहाँ पर क्या कोई फॉल आउट नहीं हो सकता आने वाले समय में? तो यही था पूरा आर्टिकल जो यहाँ पर ऑथर डिस्कस कर रहे हैं कि टैक्सेस को कम करो और जो बेनिफिट पहुँचता है ना कंज्यूमर्स को वो पहुँचाओ। जो भी इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, अगर वो गिर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर उल्टा टैक्सेस क्यों बढ़ा रहे हो? आप टैक्सेस को कम करो, जो बेनिफिट समय के हिसाब से लोगों को मिलना चाहिए उसको पहुँचाओ। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी जब स्टार्टिंग में जो काफ़ी 2-3 साल पुरानी बात है, तो वहाँ तब भी यहाँ पर काफ़ी क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर गए थे, लेकिन उल्टा भारत सरकार ने यहाँ पर प्राइसेस कम नहीं किए थे, जिसकी वजह से 1 से 1.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू टैक्सेस के रूप में ही भारत सरकार ने कमा लिया था 1 साल के अंदर अंदर। तो यहाँ पर सरकार कमा रही है, अच्छी बात है, लेकिन लोगों के ऊपर फोकस करना सबसे पहली बात होती है, क्योंकि सरकार का मकसद ही यही काम होता है कि लोगों को वेलफेयर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने, उनके बारे में सोचना। तो यही था पूरा आर्टिकल जो यहाँ पर ऑथर ने डिस्कस किया है।